बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 19वें अध्याय का भाग 8, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो अन्य अंग है, चूँकि हमने पूरे वृक्क के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से हमें हेल्प करता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि आखिरकार जो उत्सर्जन के लिए अन्य अंगों का क्या योगदान है, कौन कौन से अंग जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें हेल्प करते हैं, वो चीज़ हमें इस पार्ट में देखनी है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भी किडनी से लेकर के रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी, जो बीमारियां होंगी, वो क्या क्या होती हैं और किस तरीके से हम उसका निजात भी पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, यानी कि हम अन्य अंग, ठीक है, तो वृक्कों के अलावा मतलब किडनी के अलावा हमारे पास फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी, मतलब क्या क्या हो गया हमारे पास, लंग्स हो गए जिसको हमने फुफ्फुस बोला, है ना, और हमने कहा यकृत हो गई हमारी, और हमने कहा हमारी स्किन हो गई, त्वचा हो गई। ये तीन जो चीजें हैं वो हमें अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में हेल्प करती है, तो उत्सर्ज्य अवशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करेगी। अब हमें एक एक चीज का रोल देखना है कि सबसे पहले लंग्स कैसे हेल्प करते हैं। तुम्हें पता है लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं, तो लंग्स हमारे फूल जाते हैं। जैसे सांस लो, गहरी सांस लो, प्राणायाम अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम करके देखोगे तो जैसे, है ना, ऐसे करके हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और बाहर क्या रिलीज करते हैं अपन, CO2 रिलीज करते हैं। एम आई राइट भाई, हम क्या देते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेकर के CO2 बाहर रिलीज करते हैं ना, तो CO2 क्या है, हमारी बॉडी के लिए अवशिष्ट पदार्थ है। कैसे, जब आपको पता है ग्लूकोज कैसे बनता है, सॉरी O2, और हमारे पास क्या निकलता है, O2 निकल जाता है, हाँ या ना, अरे मैं क्या कर रही हूँ, CO2 निकल जाता है, सॉरी वो O2 यहाँ याद रखे क्योंकि मैंने यहाँ CO2 गलत लिख दिया था ना। ग्लूकोज हमारा क्या बन रहा है, ठीक है, CO2 बाहर रिलीज करते हैं अपन, बाहर रिलीज करते हैं, ATP बनता है, यहाँ पे एनर्जी बनती है ATP प्लस CO2। तो ये जो अवशिष्ट पदार्थ है ये हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो हमारे फेफड़े प्रतिदिन बाहरी मात्रा में CO2 मतलब 200 मिली पर मिनट, हर मिनट में 200 ml की जो CO2 है हम बाहर निकालते हैं। देखो क्या बात है, मतलब लंग्स हमारे लिए एक जीवन प्रदान वाली बात है। नहीं, यदि वो काम करना बंद करें तो CO2 हमारी बॉडी में रह जाए, O2 को हम अच्छे से ग्रहण ना कर पाए, ब्लड के द्वारा हम हमारे पूरे अंगों में ऑक्सीजन को भेजते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो बॉडी आराम से ख़राब हो सकती है। तो CO2 हमारे लिए अवशिष्ट पदार्थ है, इसको बाहर फेंकने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारे लंग्स। तो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंकने में किडनी के अलावा लंग्स भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है यकृत है, हाँ या ना, का स्त्राव करती है, किसका, पित्त का स्त्राव करती है, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉइड, हार्मोन, विटामिन, औषध। क्या होगा बच्चों, देखो इसको समझने के लिए तुम एक स्लाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये हमारा यकृत है ना, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। तुम्हें पता है कि जो यहां से हमारा O2 जो लेकर के आता है फिर ये अंग में जाता है ऐसे, हाँ या ना, इस तरह से होता है भाई O2 अंग में, लेकिन यहां से भी तो हमारा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो क्या हो गया, मान लो कि हमने कोई मेडिसिन खाई, है ना, हमने कोई मेडिसिन खाई और वो मेडिसिन मान लीजिए मैंने खाई किडनी के लिए, मैंने मेडिसिन खाई, ठीक है, किडनी पे वो असर करेगी, ब्लड के द्वारा किडनी तक पहुंच जाएगी, है ना, किडनी पे पहुंच जाएगी, किडनी में जो जितना उसको यूज आना था आ गया, लेकिन वो ब्लड के साथ साथ तैरती हुई और अंगों के पास जाएगी कि नहीं जाएगी। जब वो यकृत के पास पहुंचेगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, बाइल है, क्या है, बाइल है, और ये बाइल क्या करेगा, यहाँ पर वो मेडिसिन आकर के जमा हो जाएगी, और ये मेडिसिन कैसे जाएगी, मल के द्वारा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आ गई बात समझ में, इतना आया कि यकृत कैसे काम करता है। तो हमने क्या बोला, ऐसे ही बिलीरुबिन,
बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए फैट अच्छा नहीं होता, हार्ट अटैक आ सकता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, हमें हृदयघात हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हम बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता है आजकल जो ऑयल आते हैं खाने के, उसमें हम बोलते हैं कि ज़्यादा फैट नहीं डालना है। फैट क्यों नहीं डालना है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने से हमारे हृदय पे प्रॉब्लम आती है। तो कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर निकालना होता है। जो बहुत ही लो क्वालिटी के जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी हमें बाहर निकालने होते हैं। तो इन सब को निकालने में हमारा हेल्प कौन करता है? यकृत हेल्प करता है। ठीक है, इन अधिकांश पदार्थों को मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने दो चीज़ पढ़ ली, लंग्स पढ़ लिए है ना, और लीवर पढ़ लिया, यकृत पढ़ लिया। अब हम देखेंगे हमारी स्किन क्या काम करेगी, त्वचा क्या काम करेगी। तुम्हें पता है हमारे बॉडी में थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। हम जो बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पसीना निकलता है, हाँ या ना? तो इनके द्वारा भी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है ना? कैसे होता है? त्वचा में, जैसे ये मेरी स्किन है, ठीक है, स्किन में ये हमारी ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड दो तरह की होती है, स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स होती है। एक ये होती है हमारी श्वेत ग्रंथि होती है, और एक हमारी तेलीय ग्रंथि होती है, जिसमें से तेल, वैक्स जो चीज़ें निकलती है आपकी। जैसे अभी थोड़ा सा रेनी वेदर होता है तो हमारी स्किन जो है, जिसकी ऑयली स्किन होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी होने लग जाती है ना। बहुत सारे, कुछ लोगों की पसीनों बहुत अधिक मात्रा में आती है, कुछ लोगों की पसीना बहुत कम मात्रा में आता है। तो ये अवशिष्ट पदार्थों को निकालता है। आपको पता है जो पसीना आता है, पसीनों के जरिए भी यूरिक अम्ल, हमने जब बात करी थी किडनी में यूरिक एसिड हमें बाहर निकालना होता था, बहुत ज़रूरी है। तो पसीनों के द्वारा भी यूरिक अम्ल को बाहर निकाला जाता है, और यही है जो स्किन हमको हेल्प करती है अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में। तो त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियों का भी स्राव कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। जो स्राव है वो कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है, लिक्विडिटी होती है, जिसमें थोड़ा सा नमकीन सा होता है, जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया आ गया और लैक्टिक अम्ल आदि को बाहर रिलीज करता है। नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्किन है आपकी वो किस तरीके से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, या कौन से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। लैक्टिक अम्ल यदि आपकी बॉडी में हो जाए ज़्यादा बच्चों, तो आपको पता है जब लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में संकुचन प्रॉपर नहीं हो पाता, और हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकावट फील होने लगती है। तो हमें लैक्टिक अम्ल का बाहर निष्कासन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पसीनों का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना होता है, हाँ या ना? जैसे बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो, आपको स्वेटिंग आती है, तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है। आपको पता है हमारी बॉडी का जो तापमान है वो हमें 36 डिग्री रखना ही पड़ता है, 36 डिग्री सेल्सियस हमें रखना ही पड़ता है। ये कैसे रहेगा? आपकी बॉडी में यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो हीट जनरेट होती है। इस हीट को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे तापमान को 36 डिग्री रखने के लिए क्या करना पड़ता है? पसीने निकलते हैं, पसीने निकलता है जो हमारी बॉडी को ठंडा बनाए रखता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। यहाँ तक समझ में आया आपको कि जो पसीना ग्रंथि है वो कैसे कार्य करती है। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन, मोम, वैक्स जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमें पता है कि भाई हमारी जो एक कवरिंग देती है, देखो ऑयली जो एक कवरिंग होती है, जिससे ड्राई स्किन हो जाती है, तो आपको पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत डेंजरस होते हैं वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपको स्किन डिसऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो वैक्स, जो थोड़ा सा ऑयली स्किन जो होती है वो हमारी त्वचा की इनडायरेक्टली सुरक्षा भी करती है। इज दैट क्लियर? अब क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अवशिष्ट आपके लार द्वारा भी निकलते हैं? यदि आपके पास ये नीट में क्वेश्चन आ जाए कि सलाइवा से कौन सा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो आप बोलोगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपकी सलाइवा से भी निकलता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? अब देखो जो हमारे वृक्क की विकृतियां हैं, यानी कि डिसऑर्डर जो है किडनी के, रीनल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, किडनी के रेफरेंस में हम रीनल की बात करते हैं, तो रीनल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं वो हमें देखना है। वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। आपको पता है आपके
कभी कभी हमने सुना होगा कि भाई फलाना पर्सन को डायलिसिस पे जाना है, डायलिसिस पे जाना है। क्यों जाना होता है डायलिसिस पे? क्योंकि उसके ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आता है, यूरिन कम आता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तो इस दौरान उसको डायलिसिस कराना होता है। ये डायलिसिस होता क्या है अभी अपन देखेंगे, जिसे यूरीमिया कहते हैं। जब ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, यूरीमिया क्या है? जब आपका यूरिक अम्ल या यूरिया जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आपकी बॉडी में सबमिट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? यूरेमिया। ठीक है, ये अत्यंत हानिकारक है। वृक्कपात, किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी फाइटिंग में गए, जैसे बॉक्सर हैं और बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर के सीधा एक पेट की तरफ या पीठ की तरफ एक घौंसा मारा या पंच मारा और जिससे उसकी किडनी पे सीधा अटैच हुआ, जैसे किडनी पे अटैक हुआ और किडनी उसकी फेलियर हो गई। उस किडनी के फेलियर होने की वजह से क्या होता है, आपका यूरिया जो है वो बाहर पास ऑन नहीं हो पाएगा, भाई प्रॉब्लम तो होगी। इस सिचुएशन में भी हमें डायलिसिस करवाना होता है। तो इनके मरीजों को यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस, रक्त अपोहन द्वारा कराना पड़ता है। आ गई बात? क्या होगा? हीमोडायलिसिस, यानी ब्लड में अपन यूरिया का निष्कासन करना चाहते हैं, यूरिया को बाहर निकालना चाहते हैं ब्लड से। हीम यानी ब्लड, ब्लड से यूरिया का निष्कासन ही हीमोडायलिसिस है। लेकिन ये विधि कैसी है? आर्टिफिशियल है। हमारी बॉडी से भी यूरिन पास होता है तो यूरिया निकल जाता है, लेकिन यदि किडनी फेलियर हो जाए, किडनी में कोई लोचा हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं? हीमोडायलिसिस करवाते हैं। हीमोडायलिसिस कैसे करवाते हैं मैं आपको समझाती हूँ। रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी, अब ये हमारा रोगी है, ये हमारा रोगी है और इसकी किडनी जो है, ठीक है, इसकी किडनी जो है खराब हो गई है, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। तो क्या करवाएंगे भैया? इसको डायलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इसका हीमोडायलिसिस करवाएंगे। हीमोडायलिसिस करवाएंगे तो देखो बच्चों, ये है हमारी हीमोडायलिसिस की एक द्रव, इसके अंदर प्लाज्मा जैसा, मतलब प्लाज्मा के समान, प्लाज्मा के समान एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, एक प्लाज्मा के समान द्रव भरा रहता है। और यहाँ पर जो ये धमनी है, ये क्या है? इसकी धमनी। इस धमनी पे एक ट्यूब जारी होती है, ट्यूब लगा देते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलोफोन या सेलिफन ट्यूब बोलते हैं। आ जाओ एक बार यहाँ तक पढ़ लें। रोगी की धमनी से रक्त निकाला जाता है। ये रोगी है, इसकी धमनी से रक्त निकालेंगे यहाँ से, और उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर के अपोहनकारी इकाई में भेजेंगे। यहाँ पर हिपेरिन जैसा डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? थक्का रोधी, भाई ब्लड जाकर के थक्का ना बना ले, ये भी जरूरी है। क्यों? थक्का बना लेगा तो ब्लड आगे जाएगा ही नहीं, और ब्लड नहीं जाएगा तो फिर अंदर से क्लियर कैसे होगा मैटर? तो थक्का रोधी हमें चाहिए। इसमें कृत्रिम वृक्क कहते हैं। कृत्रिम वृक्क है ना, वृक्क है क्योंकि डायलिसिस का काम अपनी किडनी नहीं कर रही, हम दूसरा बाहर से कुछ एक इक्विपमेंट बना करके डायलिसिस करवा रहे हैं, यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारी कैसी हुई? कृत्रिम वृक्क हुआ। किडनी हमारी कैसे हुई? आर्टिफिशियल हुई। इस इकाई को कुंडलित सेलोफेन नली, आगे ठीक है, ये इस तरीके से होती है। ये डायलिसिस यूनिट है और ये बंदे का हाथ है, और यहाँ पर ये सेलोफेन ट्यूब को लगा दिया जाता है इसकी धमनी से जहाँ पर ब्लड कर रहा है, और ये जो है यहाँ पर चला जाएगा। एक ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अवशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। मतलब यहाँ पर जो ब्लड बच्चों, यहाँ पर जो ये ब्लड जैसा कुछ भरा रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो द्रव जैसा भरा रहेगा, ये जो द्रव भरा हुआ है, इसमें प्लाज्मा, जो भी प्लाज्मा के अंदर, तुम्हें याद है रक्त के बारे में मैंने बताया था, प्लाज्मा और वाटर से मिलकर के बना होता है। तो प्लाज्मा में जो भी चीज़ें हैं,
वो उसमें प्रेजेंट रहेगी, लेकिन इसमें कोई भी नाइट्रोजन अवशेष पदार्थ नहीं होगा। मतलब ये जो द्रव है इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजन अवशेष पदार्थ नहीं होगा। क्लियर दैट? मतलब इस किट में ऑलरेडी जो भरा हुआ है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली ये कैसे होती है? छेदनुमा संरचना होती है। ये छेदनुमा संरचना होती है। क्यों? क्योंकि यहां से ये देखो, ये आ गई नलिका, ये लो, ठीक है, ये नलिका छेद है। अब मान लो कि इस बंदे के पास तो यूरिया है, ये यूरिया है भाई, इस किडनी खराब हो गई तो यूरिया बहुत ज्यादा होगा ना इस ब्लड में। सोचना क्या है, बोलो फटाफट से, यूरिया ज्यादा होगा। अब क्या होगा तुम्हें पता है, तो विसरण विधि होती है। विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। ट्रांसपोर्ट पढ़े हुए हो ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है। चूंकि इस बंदे के अंदर, इसके बंदे के ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा है, और बाहर जो है, बाहर का जो एनवायरमेंट है, यहाँ यूरिया नहीं है, इस द्रव में यूरिया नहीं है, नाइट्रोजन अवशेष पदार्थ नहीं है, तो क्या होगा, इस ब्लड से निकल के जो यूरिया है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, यूरिया बाहर चला जाएगा, और इस बंदे का ब्लड, इस बंदे का ब्लड क्या है, ये क्लीन हो जाएगा। अब इसमें यूरिया नहीं है। बात समझे हो? नहीं समझे? वापस सुनो। हमने कहा एक मरीज है हमारे पास, उसकी किडनी फेलियर हो चुकी है, उससे यूरिया बाहर नहीं निकल रहा। इसके लिए उस बंदे को बचाने के लिए, बेचारे की फैमिली है, कुछ भी है, उसको बचाना है हमें। डॉक्टर्स हमें बचाने की कोशिश करते हैं, आप भी भाभी डॉक्टर हो, बचाने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है कि ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका डायलिसिस करते हैं जब तक भी हो सकता है। डायलिसिस में क्या प्रोसेस है, हम मान लो एक थैली लिया हमने, थैली के अंदर एक द्रव भरा, उस द्रव में कोई भी नाइट्रोजन अवशेष पदार्थ नहीं है, ठीक है, और प्लाज्मा के समान उसमें जो भी संगठन है वो प्रेजेंट है। ये बात क्लियर होगी। अब मान लो ये थैली, ये रही, इस थैली से एक ट्यूब मैंने बांध दी। ये ट्यूब कैसी है? सेलोफेन ट्यूब है, इसमें छिद्रनुमा, और ये किससे बनी हुई है? इस ब्लड के इस बंदे के जो धमनी है उससे अटैच कर दी। अब यहाँ से ब्लड जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, इस ब्लड में क्या है, यूरिया बहुत सारा है, यूरिया जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तुम्हें पता है बाहर की तरफ कोई भी यूरिया नहीं है, तो यूरिया क्या सोचेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, तो इस थैली में जमा हो जाएगा। तो इसमें जो ब्लड में यूरिया था वो खत्म हो गया, हमें यही तो करना था, अवशेष पदार्थों को निकालना था, तो इसका ब्लड साफ हो गया, इस बंदे का ब्लड साफ करवा दिया हमने। अब क्या होगा, जो साफ ब्लड है बच्चों, जो साफ ब्लड है वो वापस से बंदे के अंदर भेजना है, खून थोड़ी ना निकाल लोगे, है ना। तो ये जो साफ ब्लड है, बिल्कुल इसमें यूरिया था, इसमें यूरिया नहीं है, ये साफ ब्लड वापस से, इसमें भी अपन क्या डालेंगे, इसमें भी अपन ब्लड का थक्का जमाने वाली चीज नहीं डालेंगे, ठीक है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव, अपोहनी द्रव ये अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। सांद्र प्रवणता यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, ये बात हमने बोला। जो अपोहनी द्रव है, जो डायलिसिस का जो लिक्विड है, उसके अंदर कोई भी नाइट्रोजनी अवशेष पदार्थ नहीं है, तो ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करेगा और रक्त को शुद्ध कर देगा, यूरिया बाहर चला जाएगा और ब्लड क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो आगे चलो। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विधि डालेंगे, भाई ब्लड में भी क्या डालेंगे, एंटी हिपेरिन डालेंगे, जिससे रोगी के शिराओं द्वारा पुनः शरीर में रक्त भेज दिया जाए। भाई बंदे का ब्लड क्लियर किया है, वापस से भेजोगे या साइड में रख लोगे, मर जाएगा ना बेचारा बंदा, वापस से उसमें डालना पड़ेगा। यह विधि संसार में जितनी भी यूरेमिक व्याधि है, जितनी भी ज़्यादा यूरिया बढ़ रहा है जिस पर्सन की बॉडी से, निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि है। पीड़ितों को लिए एक वरदान है, ब्लेसिंग्स ही है। वृक्क की क्रियाहीनता, तो बच्चों आप लोगों से भी एक विनती है, आप लोग भी इतने अच्छे डॉक्टर बनो कि कुछ ना कुछ हम सभी के लिए आप कुछ बनाओ, कुछ ऐसा करो कि जितने भी लोग बेचारे अपने को खो रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, उनको अच्छा सा निजात मिल सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है, केवल पढ़ने के लिए मत पढ़ो, लोगों को कुछ देने के लिए, कुछ बनने के लिए पढ़ो। क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है।
या फिर हम क्या करते हैं, ये डायलिसिस नहीं हो रहा है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आपको पता है ना भाई, किसी किडनी फेलियर हो जाती है तो हम बोलते हैं कि भैया किसी से भी मैच हो रहा है तो आप उसको किडनी लगा दो। अपन बोलते हैं MSC मॉलिक्यूल जो है, मेजर हिस्टोकम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसका मैच होना चाहिए तभी, नहीं तो किडनी वापस से क्या होती है, ख़राब करती है और बॉडी ख़राब कर देती है। बात सुनिए ना कई बार, इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है। कभी हमको कोई ऐसा टॉपिक आएगा जहाँ MSC मॉलिक्यूल की बात होगी तब मैं आपको ज़रूर से समझाऊंगी, ठीक है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता, निकट संबंधी जिससे कि उसका MSC मॉलिक्यूल क्या करे, रिलेट करे, वो ही आपको किडनी दे सकता है, हर कोई आपको किडनी नहीं दे सकता। क्रियाशीलता वृक्क का उपयोग किया जाता है जिससे प्राप्तकर्ता की, जिसको किडनी मिली है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। मतलब यदि मिलती जुलती किडनी नहीं होगी ना बेटा, तो हमारी बॉडी उसको एंटीजन समझेगी। मान लो मेरी बॉडी में ही अभी किडनी डाला है, ठीक है, मेरी बॉडी में वो जो किडनी डाला है वो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, MSC मॉलिक्यूल नहीं मैच कर रहा है, तो क्या होगा, मेरी बॉडी के लिए वो एंटीजन है तो वो उस पर धुआंधार आक्रमण करेगी, ये घौंसा, ये लात, तो क्या होगा, मेरी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और मेरी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी थी वो भी चली जाएगी और मैं मरने के कगार पे पहुंच जाऊंगी। आ गई बात समझ में यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट, आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक की सफलता की दर को बढ़ाती है। अब है रीनल कैल्कलाई। रीनल कैल्कलाई में क्या होगा, हम क्रिस्टली लवण के पिंड, ऑक्सालेट, क्या होगा, जैसे स्टोन बोलते हैं अपन, किडनी में स्टोन हो गया है, कैलिक्स में स्टोन हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो गया है, बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है। तो ये रीनल कैल्कलाई का मतलब ही क्या होता है, मतलब पत्थर जैसी क्रिस्टलीय कुछ पदार्थ होते हैं जो जमा हो जाते हैं हमारी किडनी के अंदर या कैलिक्स के अंदर, है ना, या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिया जो है प्रॉपर नहीं जा पाता और हमारी किडनी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो बीमारी है वो है। अब है ग्लोमेरुलर फ्राइटिस, गुच्छशोथ, वृक्क में गुच्छशोथ की प्रदाहकता। आपको पता है ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में जब आपको पता है निस्पंदन की क्रिया होती है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो प्रॉपर आयन नहीं मिलेंगे और यूरिया भी बाहर की तरफ निष्कासित नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड जो बीमारी है वो क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हो और आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको देश की सेवा करना है एज ए डॉक्टर, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, जब तक धन्यवाद।